नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का है और बिल्कुल नए अंदाज में। साथियों, दरभंगा में आपके अपने शहर में द कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपके यूपीएससी और बीपीएससी के सपनों को साकार करने की दिशा में हर पहल और हर प्रयास कर रही है। तो चलिए, द हिंदू एक नए अंदाज में बिल्कुल हमारा आज का जो पहला खबर है और पूरे एक सप्ताह के द हिंदू न्यूज़ का एनालिसिस है। ये सबसे पहला खबर है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। आपको पता होगा कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और उस दौरे के दरमियान किन किन विषयों पर समझौते हुए उन तमाम खबरों को पढ़ेंगे। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर के था। ये तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। दोनों देशों के बीच तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस शिखर सम्मेलन में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सैन्य शिक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर के समझौते हुए। रक्षा सहयोग की दिशा में क्या क्या समझौता हुआ वो देखिए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी की जाएगी और साथ साथ संयुक्त रक्षा घोषणा भी की गई। एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, रक्षा अभ्यास और सैन्य सहयोग, ये सब शामिल है कि प्रत्येक वर्ष जो रक्षा मंत्री हैं दोनों देशों के, उनके बीच वार्ता होगी। साथ ही जो रक्षा अभ्यास है दोनों देश साथ में करेंगे और एक दूसरे को सैन्य सहयोग भी करेंगे। हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने हेतु ऑस्ट्रेलिया का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। समुद्री सुरक्षा के दिशा में कि हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना साझा करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन। नौसेना सहयोग बढ़ाएंगे और क्षमता निर्माण करेंगे दोनों देश मिलकर के, यानी इंडियन ओशियन में इंफॉर्मेशन शेयर होगा। नेवी, एक दूसरे देश के नेवी के बीच भी सहयोग बढ़ेगा और क्षमता का भी विकास किया जाएगा। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो दोनों देश हथियार, रक्षा उपकरण और रक्षा तकनीक के उत्पादन और व्यापार में सहयोग करेंगे, यानी जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो दोनों देश साझा रूप से मिलकर बनाएंगे भी और व्यापार भी करेंगे, यानी कि खरीद बिक्री भी करेंगे। सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में 2028-29 से भारत एक सैन्य अधिकारी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में नियुक्त करेगा। यानी अब यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज है वहां पर एक उच्च सैनिक अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा। भारतीय उच्च सैनिक अधिकारी को वहां नियुक्त किया जाएगा शिक्षा देने के लिए। व्यापार और निवेश की दिशा में क्या प्रयास हुए वो देखिए। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है और जो पहले एक्टा लागू था, एक्टा 2022 से लागू है, उसके अब आगे जाकर के सेसा समझौता पर काम होगा। एक्टा का मतलब होता है प्रारंभिक व्यापार समझौता और सेसा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता होता है। तो अब कॉम्प्रिहेंसिव जो आर्थिक सहयोग है उस पर अब बल दिया जाएगा। व्यापक यानी इसको अब बड़ा किया जाएगा। इसी के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स
के लिए भी एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जैसे लोहा, बॉक्साइट, कोयला, सोना, यूरेनियम, इनकी आपूर्ति निवेश बढ़ाया जाएगा। इसमें भारत के लिए यूरेनियम देने की बात ऑस्ट्रेलिया ने की है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो है तो कनाडा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम निर्यात, भारत को यूरेनियम का निर्यात करेगा, इसकी मंजूरी दे दी है। अमूमन जो ऐसे देश जो परमाणु और प्रसार संधि पर साइन नहीं किया होता है, ऑस्ट्रेलिया उसको यूरेनियम सप्लाई नहीं करता है। भारत भी परमाणु और प्रसार संधि पर समझौता नहीं किया है, बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई के लिए तैयार हो गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग हुआ है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और स्पेस ट्रैकिंग में सहयोग बढ़ाएंगे। ठीक है। परमाणु सहयोग में क्या क्या रहा? ऑस्ट्रेलिया भारत की एनएसजी सदस्यता का समर्थन करता है और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आपूर्ति भी करता है। इस पर भी चर्चा हुआ है। अब देखिए एनएसजी क्या है? तो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में कुल कितने देश हैं? 48 देश हैं। परमाणु सामग्री और तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करता है एनएसजी, और इसका गठन 1974 में हुआ और भारत के स्माइलिंग बुद्ध परमाणु परीक्षण के बाद हुआ। यानी भारत जो है 1971 में ही पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी बना और इसमें यह हुआ कि जो परमाणु सामग्री है या जो टेक्नोलॉजी है उसके निर्यात को नियंत्रित करता है एनएसजी। जैसे कि ऐसे देश को परमाणु बम बनाने की टेक्निक हाथ न लग जाना। अब जैसे आपको पता है कि अपना पड़ोसी पाकिस्तान चंद पैसों के लिए किसी को भी अपना टेक्नोलॉजी बेच सकता है, तो इन सब घटनाओं पर नियंत्रित करना। यूरेनियम ऐसे देशों को बेचने पर रोक लगाना जो कि परमाणु बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से आप परीक्षा के लिए ये खबर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। जैसे कि एक्टा का कब लागू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच? 2022 में। एनएसजी में कुल कितने देश हैं? 48। एनएसजी का गठन कब हुआ? 1974। और भारत की एनएसजी सदस्यता का समर्थन करता है ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत भी चाहता है कि 49वें देश के रूप में वो इसमें शामिल हो जाए। आगे है यूडीआईएसई 2025-26 रिपोर्ट। तो देखिए यूडीआईएसई रिपोर्ट ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूडीआईएसई रिपोर्ट, यूडीआईएसई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यानी भारत के सभी स्कूलों का सबसे बड़ा एजुकेशन डाटाबेस है यूडीआईएसई। अब आपको यूडीआईएसई रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और यूडीआईएसई रिपोर्ट को अच्छे से आपको याद कर लेना है यदि आप प्रीलिम्स मेंस कुछ भी दे रहे हैं तो। यूडीआईएसई यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये भारत के सभी स्कूलों का सबसे बड़ा एजुकेशन डाटाबेस है। इसको शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करता है। और यूडीआईएसई रिपोर्ट से क्या जानकारी मिलती है? तो जानकारी मिलती है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, शिक्षकों की संख्या कितनी है, स्कूलों की संख्या कितनी है, स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं क्या क्या हैं, ड्रॉप आउट कितने बच्चे हुए हैं, नामांकन आदि
इन सब के बारे में हमको UDISE रिपोर्ट से पता चलता है और इसी के हिसाब से फिर भारत सरकार अपनी शिक्षा नीति को भी बनाता है। UDI रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या रही? कुल छात्र नामांकन की बात करें तो 2023-24 में 24.80 करोड़ नामांकन हुआ। 25-26 में 24.72 करोड़ नामांकन हुआ, यानी कि नामांकन में छात्रों की संख्या में कमी आई पिछले वर्ष की अपेक्षा। 2023-24 की अपेक्षा 25-26 में कुछ कमी आई। ये 24.80 करोड़ है 2024 का रिपोर्ट, और 23-24 का और 25-26 का है 24.72 करोड़, तो मामूली गिरावट आई। सरकारी बनाम निजी विद्यालय का डेटा देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में लगभग 86 लाख छात्रों की कमी है, निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। देखिए, सरकारी स्कूल में बच्चे कम हैं और प्राइवेट स्कूल में छात्रों की संख्या जो है वो पहले से बढ़ा है। इसका कारण बताया गया है, क्यों है ऐसा कि निजी स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी है, तो वहाँ बेहतर पढ़ाई है, अंग्रेजी माध्यम आकर्षण पैदा करता है, बेहतर सुविधा है और अभिभावकों की बढ़ती आय भी इसका एक कारण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए कि पहले की अपेक्षा विद्यालयों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ से अधिक हो गया है। ये पूरे भारत के संदर्भ में डाटा है। पुपिल टीचर्स रेशियो PTR का मतलब होता है 24:1 है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 24 छात्र पर 1 शिक्षक है अभी भारत में, है ना। तो जितना कम PTR होगा शिक्षा की गुणवत्ता उतनी बेहतर मानी जाएगी। जितना कम मतलब जैसे 15:1 हो तो और बेहतर माना जाएगा कि 15 बच्चे पे 1 शिक्षक है। ये कहने का मतलब जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स। अब जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स ऐसे स्कूल को कहते हैं जिसमें एक भी छात्र नामांकित नहीं हो। 2025-26 में ऐसे स्कूल कितने हैं? पूरे भारत में 5,663 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 56% कम है। यह शिक्षा व्यवस्था के लिए, देखिए, ऐसा स्कूल जिसमें एक भी छात्र नामांकित नहीं हो, जो पिछले ऐसा स्कूल कितना है? 5,663, है ना। यह शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। अब ऐसे स्कूल क्या हो गया भाई? क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब झूठ में इस पर सरकार खर्च करे। परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि UDISE जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। भारत का PTR कितना है? तो PTR पुपिल्स टीचर रेशियो 24:1 का है। ये सब याद रखने वाले डाटा हैं जो आपको UPSC में पूछा जाता है। और यही बात, इसी तरह का प्रश्न बच्चे को समझ में नहीं आता है क्योंकि वो स्टैटिक GK GS पे अधिक फोकस करते हैं। जीरो एनरोलमेंट स्कूल की संख्या 5,663, ठीक है, 5,663 है। तो ये तो हमारा हो गया। और द हिंदू का ये अपनी तरह का ये बिल्कुल अनोखा एनालिसिस के साथ इसका जो हम वर्णन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो आपको कॉन्सेप्चुअली, आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से क्लियर करते हुए इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अगला रिपोर्ट है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से, NVWL। अब NVWL क्या है? ठीक है, तो NVWL का मतलब होता है यह भारत में वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बोर्ड है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। और हाल ही में इसकी स्टैंडिंग कमेटी की 91वीं बैठक कहाँ हुआ? कोयम्बटूर में। तो याद रखेंगे, NVWL वन संरक्षण से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय बोर्ड है और अभी इसका बैठक कहाँ हुआ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है। अब NVW की स्थापना, चलिए तो यहां से देखते हैं NVWL की स्थापना कब हुई? तो 1972 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई? 1972 में।
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1972 में। जो वाइल्ड लाइफ NBWL है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और एक्ट भी बना 1972 में। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो याद रखेंगे कि NBWL के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री। NBW की संरचना को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि देखिए UPSC में स्टैटिक प्लस जो डायनामिक है दोनों जोड़ के आता है। तो द हिंदू का जो खबर है वो तो केवल डायनामिक पोर्शन को बताता है, हम इसमें स्टैटिक को जोड़ते हैं, तो दोनों आपको एक जगह ही मिल जाएगा। NBW की संरचना, इसमें शामिल होते हैं कौन कौन? राज्यों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, NGO और वन्य जीव के जो विशेषज्ञ होते हैं वो NBWL के सदस्य होते हैं। स्टैंडिंग कमिटी ये क्या करती है, जरा देख लीजिए। विकास परियोजनाओं को अनुमति देती है, वन्य जीव संरक्षण की रणनीति बनाती है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन के पास बनने वाली परियोजनाओं की भी समीक्षा करती है। कौन? तो NBWL का जो स्टैंडिंग कमेटी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। परीक्षा में जो पूछे जाने वाले तथ्य हो सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण मंत्री होता है। याद रखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी के कार्य आपको बता दिए हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1972 में बना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1972 में बना। मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है? मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है? तो देख लीजिए, ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक खबर चर्चा में है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है? जब मनुष्य और जंगली जानवर भोजन, पानी, भूमि और आवास को लेकर टकराते हैं, यानी मनुष्य और जंगली जानवर के बीच जब टकराव की स्थिति बनती है, किस चीज को लेकर? भोजन, पानी, भूमि और आवास को लेकर। तो इसी को हम लोग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। हाथी द्वारा, जैसे हाथी घुस जाता है और फसल नष्ट कर देता है, कभी कहीं देखिए तेंदुआ गांव में आ जाता है, ठीक है, तो कहीं बाघ मवेशियों पे हमला कर देता है, तो इसी को हम लोग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ हो गया। संघर्ष बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ यानी मनुष्य और जो जंगली जीव हैं उनके बीच संघर्ष का कारण क्या है? तो एक तो देख लीजिए कि जंगल का तेजी से कटाव हो रहा है, इसलिए वन्य जो बाघ या तेंदुआ गांव में घुस जाता है, तो आप ये देख सकते हैं। कृषि भूमि का विस्तार किया जा रहा है, जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है वो भी एक कारण है। जलवायु परिवर्तन ये भी एक कारण है। शहरीकरण, सड़क एवं रेल परियोजना और बढ़ती जनसंख्या को, अब देखिए सड़क एवं रेल परियोजना कई बार आपको वो उन जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है, गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उस जंगल में रहने वाले जो जीव हैं उनको परेशानियां होती है, वो इधर उधर चले जाते हैं या कई बार जंगल से निकल करके रिहायशी इलाके में घुस जाते हैं, या शहरीकरण के दिशा में भी वनों की कटाई होती रहती है। तो ये भी एक कारण है। अब देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में जानिए। सरकार ने WII सैकॉन कोयम्बटूर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया है। अब देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है कोयम्बटूर में, है ना। और इसका कार्य क्या होगा? रिसर्च करना, पॉलिसी बनाना, नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और राज्यों को प्रशिक्षण देना कि इस संघर्ष से बचा जाए, उसको कम किया जाए। नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक पोर्टल भी बनाया गया है सरकार के द्वारा,
ठीक है। और इस पोर्टल का उद्देश्य पूरे देश का डेटा एक जगह रखना, रियल टाइम सूचना प्राप्त करना, राज्यों के बीच जानकारी साझा करना और बेहतर निर्णय लेना, जिससे कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। ठीक है। तो एग्जाम रिवीजन के लिए जो अभी हम लोग पढ़े 1 मिनट में देख लीजिए कि UDISE कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। और इसका काम क्या है? स्कूल से संबंधित डेटा जारी करना। PTR कितना है? पुपिल्स टीचर्स रेशियो 24:1 है। और जीरो इनरोलमेंट स्कूल कितना है? 5663 है। NBWL के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसके अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के बारे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नया जो खोला गया है, कोयम्बटूर में खोला गया है। और एक पोर्टल भी बनाया गया है, नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ पोर्टल बनाया गया है। तो ये सब आप याद रखेंगे। UDISE किस मंत्रालय, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि UDISE किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। NBWL का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। NBWL की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत की गई है। UDISE प्लस 2025-26 में पुपिल्स टीचर्स रेशियो कितना है? 24:1 है। तो जितने भी BPSC UPSC वाले हैं ये पूरा कम से कम इस प्रश्न को तो आत्मसात कर ही लेंगे, और बाकी खबर हम विस्तार से विश्लेषण के साथ कर ही रहे हैं। ये पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है ना, ये हाल ही में चर्चा में है। कौन? पिनाका। पिनाका क्या है? तो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है पिनाका। हाल की खबर देख लीजिए कि DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया है पिनाका का। और यह परीक्षण लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। रॉकेट ने अपने लक्ष्य पर बहुत सटीक हमला किया। प्रिसीजन अटैक था रॉकेट का, पिनाका का। अब आप समझिए कि पिनाका LRGR यानी कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट क्या है, इसको हम लोग समझिए। देखिए, पिनाका LRGR भारतीय सेना का एक गाइडेड रॉकेट है जो GPS और गाइडेंस सिस्टम की मदद से लक्ष्य पर बहुत सटीक हमला करता है। ठीक है, ये GPS और गाइडेंस सिस्टम के हिसाब से एकदम पिन पॉइंट अटैक करता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, पिनाका भारत की स्वदेशी MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। MBRL क्या होता है? इसको भी हम डिफाइन किए हैं कि MBRL एक ऐसा वाहन जिसमें कई रॉकेट एक साथ लगाए जाते हैं और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं। यानी चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इस जो गाड़ी देख रहे हैं इसको MBRL बोला जाता है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। और इसमें पिनाका को लोड किया जाएगा और टारगेट को हिट किया जाएगा। ये जो है ये एक साथ देखिए, एक साथ कई रॉकेट को ये दाग सकता है। तो एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है, कम समय में बड़े क्षेत्र पर हमला और दुश्मन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कौन? पिनाका। और MBRL इसका लॉन्चर है। पिनाका इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों खबर में रहा? तो देखिए, सबसे पहले कि पिनाका क्या है, तो LRGR है कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। और दूसरा कि इसको डेवलप कौन किया है? ARDE। ठीक है, पिनाका को ARDE पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे, ARDE। DRDO ने इसे रूस BM-21 ग्रेड रॉकेट सिस्टम के विकल्प के रूप में डेवलप किया है। तो DRDO जो रूस का BM-21 ग्रेड रॉकेट है उसी के जैसा पिनाका को डेवलप किया है DRDO। एग्जाम के लिए याद रखेंगे, जैसे DRDO चांदीपुर ओडिशा, जैसे परीक्षण कहाँ हुआ? चांदीपुर। पिनाका को किसके गाइडेंस में डेवलप किया गया है? तो DRDO के गाइडेंस में ARD ने डेवलप किया है। गाइडेड रॉकेट क्या होता है? तो जो GPS और गाइडेंस सिस्टम के जरिए एकदम पिन पॉइंट अटैक करता हो। और ARDE पुणे इसको बनाया है और MBRL से इसको लॉन्च किया जाता है, छोड़ा जाता है।
ठीक है, ये क्या है, तो ये मेड इन इंडिया है, डीआरडीओ डेवलप किया है और प्रिसीजन स्ट्राइक करता है एमबीआरएल लॉन्चर के माध्यम से। मल्टी बैरल लॉन्चर होता है एमबीआरएल, यानी एक साथ कई पिनाका को छोड़ सकता है। टीकेडीएल एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टीकेडीएल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये भी खबर में रहा है टीकेडीएल। तो देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल का फुल फॉर्म होता है। तो टीकेडीएल एक्सेस एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच हुआ है, पहले तो यही याद कर लेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टीकेडीएल एक्सेस एग्रीमेंट। टीकेडीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो देखिए, ये दो कंपनी के बीच हुआ, भारत के सीएसआईआर और ऑस्ट्रेलिया के आईपी कंपनी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। अब ये टीकेडीएल क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, तो ये ऐसा डिजिटल डेटाबेस है जिसमें आप आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, पारंपरिक औषधि ज्ञान को इसके अंतर्गत टीकेडीएल में सुरक्षित रखा जाएगा। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, पारंपरिक औषधि ज्ञान को, उसके डेटा को इसमें सुरक्षित रखा जाएगा। टीकेडीएल क्यों बनाया गया, पहली विदेशी कंपनी भारत के पारंपरिक ज्ञान का गलत, पहले क्या होता था कि जो भी विदेशी कंपनी है तो वो भारत के नॉलेज को चुरा करके अपने नाम पर पेटेंट कर लेता था। अब जैसे देखिए, जो आयुर्वेदिक है, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि नीम के पत्ते के क्या फायदे हैं, तुलसी के पत्ते के क्या फायदे हैं, तो उससे कैसे उपचार करेंगे, तो यही काम विदेशी कंपनियां क्या करती है कि उसी का गोली बना करके और अपने नाम पर पेटेंट करा लेती है। अब यदि कोई कंपनी पेटेंट करा लिया, किसी देश की किसी कंपनी ने, कि तुलसी के पत्ता का दवा वही बनाएगा, तो अब भारत उसका मतलब उस तरह से अब भारत उसका उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। और यदि भारत तुलसी के पत्ते का गोली बनाएगा तो अब उसको उस पेटेंट कंपनी से अनुमति लेनी होगी, जिसके लिए एक मोटी रकम लेगा वो। तो यही हो रहा था कि हमारे पारंपरिक ज्ञान का गलत तरीके से जो विदेशी कंपनियां थी वो अपने नाम पर पेटेंट करा लेती थी। तो इसको कहते हैं जैव चोरी, बायोपाइरेसी, यानी इस तरह से चोरी कर लेता था। अब यदि कोई कंपनी, जैसे हल्दी का गुण हम लोग जानते हैं कि भाई दूध में हल्दी डाल के पी लीजिए, सर्दी जो बॉडी एक है या बॉडी पेन है उससे आपको रिलीफ मिल जाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो यही सब चीज का दवा बना के विदेशी कंपनी बेचती है। और अब हम उसके इस जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले पे हम दवा नहीं बना सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान हमारा यूज कोई और कर रहा है, हम क्लेम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पेटेंट करा लिया। तो अब क्या है कि यदि कोई कंपनी हल्दी या नीम पर पेटेंट ले ले तो इसी को रोकने के लिए टीकेडीएल बनाया गया है, जिसमें पहले से पता होगा कि भाई भारत इन औषधियों के बारे में प्राचीन काल से ही जानता है और इसका उपयोग करता आ रहा है, तो भारत जब भी चाहे उस पर अपना दवा बना सकता है। अब देखिए, प्रायोर आर्ट क्या है, प्रायोर आर्ट मतलब होता है पहले से उपलब्ध ज्ञान, ठीक है। प्रायोर, जैसे प्रायोरिटी बोलते हैं, इसी तरह से प्रायोर आर्ट है पहले से उपलब्ध ज्ञान। यदि कोई जानकारी पहले से मौजूद है तो उस पर नया पेटेंट नहीं मिल सकता है, ये अब हो जाएगा, ठीक है। टीकेडीएल पेटेंट ऑफिस को यह साबित करता है कि यह ज्ञान पहले से भारत में मौजूद था, तो यह फायदा होने वाला है। थोड़ा सा टीकेडीएल के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसको डेवलप किया है सीएसआईआर और नोडल मंत्रालय आयुष के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। रिकॉर्ड लगभग 5.2 लाख पारंपरिक औषधि सूत्र अभी भी इसमें सुरक्षित है डेटा के रूप में। अब देख लीजिए इसमें कि कोल गैसिफिकेशन प्रमोशन स्कीम
ये भी चर्चा में रहा है द हिंदू में। भारत सरकार ने 37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन प्रमोशन स्कीम शुरू की है और कोल गैसिफिकेशन प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य है कि कोल गैसिफिकेशन उद्योग को बढ़ावा देना। तो ये याद रखें कि ये 37,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्या है कोल गैसिफिकेशन, ये भी जानना जरूरी है। कोयले को सीधे जलाने के बजाय गैस में बदलना, यानी कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसको गैस में परिवर्तित करना कोल गैसिफिकेशन कहलाता है। कोल गैसिफिकेशन कैसे बनती है, तो सिन गैस यानी कि सिंथेसिस गैस। कोल गैसिफिकेशन किससे बनती है, सिन गैस से, सिंथेसिस गैस से बनती है। सिन गैस क्या होती है, देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, थोड़ी मात्रा में मीथेन, इन सबको मिलाकर के सिन गैस बनाते हैं। और सिन गैस क्या करता है कि कोयले को सीधे गैस में कन्वर्ट कर देता है। सिन गैस का उपयोग से बनते हैं क्या, मिथेनॉल, एमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन फ्यूल, सिंथेटिक नेचुरल गैस, डीएमई, केमिकल, ये सब सिन गैस, इन सब को बनाने में सिन गैस का उपयोग किया जाता है। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करना। तो देखिए कि अब इसका फायदा होगा कि कोयला को बगैर जलाए हुए आप उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिन गैस के माध्यम से, ठीक है। और इसका लाभ क्या होगा, भारत का आयात कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और कोयले का बेहतर उपयोग होगा। यहाँ पे थोड़ा सा यूपीएससी बीपीएससी के लिए रिवीजन है 1 मिनट का। तो ये सब डाटा आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे पिना का LRGR, उसके बारे में, PKDL के बारे में, कोल गैसिफिकेशन, इन सब के बारे में छोटा छोटा रिवीजन के लिए किए हैं। तो बाकी सारा कुछ आपको करवा दिए हैं। तो आज के खबर में इतना ही, बस हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी के इस प्रयास को जरूर सराहें, अन्य लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि द हिंदू के इस पूरे खबर को पूरे एनालिसिस के साथ डायनामिक और एस्थेटिक पोर्शन को जोड़ करके प्रस्तुत करना, ये हमारी विशेषता है। और इस विशेषता के लिए आप हमारे चैनल को सराहें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें। धन्यवाद।